वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार एसआई, बिहार दरोगा, इस तरह के जितने भी एग्जाम होने वाली है बिहार स्टेट की, सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से मिली है? गया से, किशनगंज से, भागलपुर से या सुल्तानगंज से? इसका सही जवाब होगा डी, सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं कि सुल्तानगंज जो है वो भागलपुर में है और सुल्तानगंज जो है वो गंगा के तट पर स्थित है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, ऐतिहासिक काल में या प्राचीन काल में? इसका सही जवाब होगा बी, यानी गुप्त काल में। मैं गुप्त काल के बारे में कुछ आपको जानकारी बता दूं कि गुप्त काल की जो स्थापना हुई थी वो श्री गुप्त ने की थी। और ये स्थापना जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, तो वो श्री गुप्त ने की थी। और वो कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो जो किया गया था 275 ईस्वी में किया गया था। और मैं आपको और भी कुछ बता दूं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा गया। आपसे सवाल हूबहू ऐसे देखने के लिए नहीं मिल सकता। हो सकता है कि मैं जो इससे जुड़ा हुआ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ उससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल जाता होगा। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ इसके बारे में वो आप लिख लें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मगध पर महिर कुल का आक्रमण किसके शासनकाल के समय हुआ था? राजवंश के समय में, आदित्य सेन के समय में, माधव गुप्त के समय में या नरसिंह गुप्त के समय में? इसका सही जवाब होगा डी, यानी नरसिंह गुप्त के समय में। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मगध का जो अंतिम महिर कुल का अंतिम वंशज जो था वो नरसिंह गुप्त ही था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? लक्ष्मण सेन को, आदित्य सेन को, चंद्रगुप्त मौर्य को या माधव गुप्त को? इसका सही जवाब होगा डी, माधव गुप्त को। जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि इससे जुड़ा हुआ बताने का, मैं उसमें बता देता हूँ। जिसमें नहीं है तो चलो मैं उससे आगे बढ़ जाता हूँ। मगध के किस प्रवर्ती शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था या किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मण सेन के द्वारा, हरि सिंह के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा या आदित्य सेन के द्वारा? इसका सही जवाब होगा डी, आदित्य सेन के द्वारा। आदित्य सेन जो थे शासक, वो आगरा और अवध के विस्तृत साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो आदित्य सेन ही था। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक हर्षगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? वीर योद्धा की, कुमायूं की, वीर अर्जुन की या पुरखुपंथ की? इसका सही जवाब होगा ए, वीर योद्धा की। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हर्ष से कई तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते होंगे। हर्ष से अगर आपको सवाल इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं तो आप उसे पढ़ ले। हर्ष चरित तो आपको पता ही होगा किसने लिखा, तो वो बाणभट्ट ने लिखा। हर्ष से बहुत सारा सवाल इस तरह के क्वेश्चन
में एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलता होगा। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य किसने स्थापित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, मोहम्मद कासिम ने या आदित्य सेन ने? इसका सही जवाब होगा आदित्य सेन ने, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन जब बिहार पर शासन कर रहा था उस समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, रत्नागिरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब होगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में देखने के लिए आपको मिल सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। वो कौन सी शताब्दी में किया गया था? तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुआ था या किसने किया था? चोल वंश ने, पाल वंश ने, कल्याणी वंश ने या चालुक्य वंश ने? इसका सही जवाब होगा पाल वंश ने, बी इसका सही जवाब होगा। पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल प्रथम था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पाल वंश की स्थापना जो हुई थी वो 750 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि अक्सर कभी कभी ये भी देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाता है आपको एग्जाम में। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कांसे की मूर्तियां की निर्माण की एक शैली का विकास किस काल में हुआ था? कांस्य युग में, पाल युग में, द्विवेदी युग में या आधुनिक युग में? इसका सही जवाब होगा पाल युग में। पाल युग से संबंधित जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूं इससे पहले के क्वेश्चन में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। पालकालीन चित्रकला का रूप कहाँ से प्राप्त हुआ था? गया से, रोहतास से, कैमूर से या नालंदा से? इसका सही जवाब होगा डी, नालंदा से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। पाल काल में श्रीनगर मुक्ति किसे कहा जाता था? नालंदा को, गया को, जहानाबाद को या मगध को? इसका सही जवाब होगा डी, मगध को कहा जाता था। चलिए मगध से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। बिहार का सबसे शक्तिशाली जो जनपद हुआ वो मगध जनपद हुआ। भारत में 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में हुए, उसमें जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध जनपद था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मगध जनपद किधर है, तो वो आप बता सकते हैं कि मगध जनपद जो आता है वो बिहार के में 3 जनपद जो हुए वो मगध जनपद सबसे शक्तिशाली हुए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद सेन, मोहम्मद इल्तुमिश, लक्ष्मण सेन या हरि सिंह? इसका सही जवाब होगा हरि सिंह, डी इसका सही जवाब होगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंत जो हुआ था वो उसका अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का अंत हो गया था।
चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? आदित्य सेन, मोहम्मद आरिफ, लक्ष्मण सेन या लक्ष्मण सिंह? इसका सही जवाब होगा लक्ष्मण सेन, यानी ए इसका सही जवाब होगा। लक्ष्मण सेन से आपसे अगर संबंधित जानकारी पूछ दे कि लक्ष्मण सेन का जन्म कब हुआ था, जन्म जो हुआ था वो 1118 ईस्वी में। अगर इसकी मृत्यु पूछा जाए कि मृत्यु इसकी कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1206 ईस्वी में। अगर लक्ष्मण सेन का पिता के बारे में पूछा जाए कि लक्ष्मण सेन के पिता जो हुए, लक्ष्मण सेन के पिता जो कहलाए बल्लाल सेन थे। क्योंकि अक्सर आपको इस तरह का एग्ज़ाम हूबहू एग्ज़ाम में देखने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलता होगा। आपको जो मैं इसके बारे में जानकारी बता रहा हूँ वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता होगा, जैसे इसका जन्म, मृत्यु या इसके पिता जो हुए उससे संबंधित आपको पूछ दे तो आप आराम से बता सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? इल्तुतमिश, मोमिन आरिफ, मोहम्मद आरिफ या मोहम्मद कासिम? इसका सही जवाब होगा बी, मोमिन आरिफ इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद जलालुद्दीन, मीर कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? इसका सही जवाब होगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश एक अच्छे शासक थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में हरहा नदी घाटी की लंबाई कितनी है? 31 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 22 किलोमीटर या 24 किलोमीटर? इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 24 किलोमीटर, यानी इसका सही जवाब होगा डी। हरहा नदी को दून नदी घाटी भी कहते हैं। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम दून है। आपको हरहा नदी नहीं देख के दून नदी दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही नदी का नाम है। चलिए आगे इस घाटी का नाम है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? केरल, गया, कर्नाटक या वाल्मीकि नगर? इसका सही जवाब होगा डी, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जो स्थित है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। और ये अगर पूछा जाए कि कितने समुद्र से कितनी ऊंचाई है इसकी, तो इसकी समुद्र से 100 मीटर की ऊंचाई है। बिहार में जो पश्चिम चंपारण ज़िला है वो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला भी पश्चिम चंपारण है, और उसी में वाल्मीकि नगर है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 100 मीटर है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार राज्य की भू आकृति किस आकार की है? इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिल जाता होगा, क्योंकि कुछ पिछले साल जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस की हुई थी उसमें इस तरह का एग्ज़ाम देखने के लिए मिला था कि बिहार से ही संबंधित बिहार राज्य की भू आकृति किस प्रकार की है। देखते हैं, वृत्ताकार, गोलाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? इसका सही जवाब होगा आयताकार, यानी सी इसका सही जवाब होगा। लगभग में आयताकार के समान बिहार की आकृति है, भू आकृति। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? 18,
जिला को अलग करके, 15 जिला को, 19 जिला को या 27 जिला को? इसका सही जवाब होगा 18। आपको मैं जानकारी बता दूं, बिहार के जो कुल बिहार में इससे पूर्व 55 ज़िले थे। जब झारखंड और बिहार एक साथ एक राज्य था बिहार, तभी बिहार में कुल 55 ज़िले होते थे। लेकिन जब बिहार जब 2000 में क्या कहता है बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार झारखंड का, उसमें बिहार के 18 ज़िले जो है झारखंड में चला गया। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का वो ज़िला जो झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है, यानी वो कौन सा ज़िला है जो बिहार का जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटी हुई है? भभुआ जिला, कैमूर जिला, रोहतास जिला या किशनगंज? इसका सही जवाब होगा रोहतास। सी इसका सही जवाब होगा। रोहतास से मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं इससे कि रोहतास जो है बिहार का सबसे शिक्षित ज़िला है और सबसे ज़्यादा व्यक्ति रोहतास ज़िले में ही पढ़ा लिखा है। और साक्षरता दर से अगर पूछा जाए रोहतास ज़िले के बारे में तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति रोहतास ज़िला में है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का वो राज्य जो नेपाल एवं उत्तर प्रदेश से लगती है? छत्तीसगढ़ है, पश्चिम चंपारण होना चाहिए, पश्चिम चंपारण होगी, कर्नाटक होगी या उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण। यानी नेपाल और उत्तर प्रदेश जो क्या कहता है बिहार का जो ज़िला लगती है वो है पश्चिम चंपारण। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? उसमें पूछा गया था कि बिहार तल से कितनी ऊंचाई, 192 फीट, 158 फीट, 173 फीट या 334 फीट? इसका सही जवाब होगा 173 फीट, यानी सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का वो जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल को स्पर्श करती है, यानी बिहार का वो कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सटी हुई है, उसको स्पर्श करती है? सुपौल जिला, कटिहार जिला, अररिया जिला या किशनगंज? इसका सही जवाब होगा डी, किशनगंज। किशनगंज जो है पूर्णिया जिले के अनुमंडल में आता है और ये किशनगंज जिला जो बना था वो बना था 14 जनवरी 1990 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बिहार में जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं बिहार स्टेट के, उसमें ये पूछा जा सकता है कि किशनगंज का जो घोषणा किया गया था वो कब किया गया था? 14 जनवरी 1990 को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? चालू परती, बंजर या चौर? इसका सही जवाब होगा डी, चौर कहा जाता है उसे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो इस तरह का पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें, ताकि मैं और भी मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, राजगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी या सोमेश्वर की पहाड़ी?
इसका सही जवाब होगा सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 874 फीट इसकी ऊंचाई है। बिहार का सर्वोच्च स्थान जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई जो है 874 फीट है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको बिहार से ही संबंधित मिलेगा। बिहार स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह का आपको बिहार से संबंधित कुछ 10-15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता होगा। उसी के ध्यान में रखते हुए केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार राज्य की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर, 21 मीटर, 22 मीटर या 53 मीटर? इसका सही जवाब होगा 53 मीटर। डी इसका सही जवाब होगा 53 मीटर। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? पुनपुन नदी को, कोसी नदी को, गंगा नदी को या गंडक नदी को? इसका सही जवाब होगा डी गंडक नदी को। गंडक नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो नेपाल में पूछा जा सकता है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो नेपाल में इसे नारायणी कहा जाता है और सप्त गंडकी कहा जाता है नेपाल में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? गया में, मुजफ्फरपुर में, अररिया में या कटिहार में? घोघा झील जो है वो स्थित है कटिहार में, यानी इसका डी सही जवाब होगा। कटिहार का नाम कैसे पड़ा? आपके मन में चल रहा होगा कि कटिहार कुछ न कुछ, कोई भी स्थान जो होता है उसका कुछ न कुछ ऐतिहासिक होता है, इतिहास में कुछ ना कुछ दर्ज रहता है, इस वजह से उसका नाम उस तर्ज पे पड़ता है। तो एक सती नाम का कटी का कमर का हार वहाँ गिर गया था, जिसकी वजह से कटी का जो कमर गिरा था, का हार जो गिरा था, इसीलिए वहाँ का नाम पड़ गया कटिहार। और ये जो कटिहार बना था वो 1973 ईस्वी में कटिहार का बना था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको बिहार से ही संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? क्यूल का, बागमती का, कोसी का या फल्गु का? इसका सही जवाब होगा डी यानी फल्गु का। फल्गु नदी जो है हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसको हिंदू और बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व दिया जाता है। और मैं बता दूं कि फल्गु नदी जो है वो पलामू से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फल्गु नदी कहाँ, इसका स्रोत क्या है, तो वो पलामू से निकलती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। आपको ज्योग्राफी से, बिहार का इतिहास से, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाया है आपके लिए। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से, 2007 से या 2010 से या 2003 से? इसका सही जवाब होगा ए 2008 से कृषि मैप की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? किशनगंज में, झारखंड में, कटिहार में या बंजारी में? इसका सही जवाब होगा डी बंजारी में।
मैं बंजारी बता देता हूँ कि ये बंजारी स्थान जो है ये रोहतास में है। रोहतास के गोपालगंज में जो है ये बंजारी स्थान है जहाँ सीमेंट कारखाना स्थित है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ हैं? अररिया एवं किशनगंज में, कटिहार एवं समस्तीपुर में, मुंगेर एवं जमालपुर में, अररिया एवं सुपौल में। इसका सही जवाब होगा बी, कटिहार एवं समस्तीपुर में। क्यों? उद्योग से भी संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको कन्फ्यूजन भरा भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर का और मैथ पेपर का। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाते हैं आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? नील उद्योग है, मिल उद्योग है, चीनी उद्योग है या कृषि उद्योग है? इसका सही जवाब होगा सी, चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चीनी उद्योग बिहार में सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो चंपारण जिले में हुआ था। और चीनी मिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 1820 ईस्वी में हुई थी। उद्योग से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, गया में, हाजीपुर में या पटना में? इसका सही जवाब होगा सी, हाजीपुर में। हाजीपुर से कुछ जानकारी हाजीपुर से संबंधित मैं बता दूं कि हाजीपुर जो है रेलवे से संबंधित जानकारी आपको बताऊं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर है। हाजीपुर की जो स्थापना हुई थी वो 8 सितंबर 1996 को हुई थी। हाजीपुर का केला भी आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फेमस जो है केला कहाँ का है बिहार में, तो वो हाजीपुर का है। चलिए अगला सवाल आपको देखने के लिए बिहार से ही मिलेगा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर में, सहरसा में, सुपौल में या अररिया में? इसका सही जवाब होगा ए, जमालपुर में। और अगर पूछा जाए आपसे जमालपुर से कुछ जानकारी कि जमालपुर में कारखाना की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो वो उसकी स्थापना जो की गई थी वो 8 फरवरी 1862 को की गई थी। जमालपुर का कारखाना भारत का पहला कारखाना था और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो हुआ वो अपने बिहार में हुआ और बिहार के मुंगेर में जो स्थित है जमालपुर का कारखाना वो हुआ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।